आज क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें हम देखेंगे कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों है, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में अब हम जानेंगे इस चैप्टर में। ये क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का पॉलिटी का है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम देखेंगे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ठीक है। हमारे मन में ये सवाल पहले आएगा जब भी हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत ही इसी से होती है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान। आमतौर पर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उन सब पे उम्मीद की जाती है कि उनके पास उनका खुद का संविधान है, मतलब उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास उनके संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, मतलब संविधान जो बनाया जाता है वो कुछ सोच समझ कर बनाया जाता है, वो उस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। ये मोनार्की से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन चीजों को समझने के लिए, ये कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, आपको आसानी से समझ में आए, इसके लिए हम एक गेम का सहारा लेते हैं, फुटबॉल। फुटबॉल के बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है। और इस चैप्टर में भी फुटबॉल को ही लेकर समझाया गया। तो in this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. बहुत सारे लोगों को पता होगा फुटबॉल गेम के बारे में, कुछ लोगों ने इस गेम को खेला भी होगा और कुछ लोग नहीं खेला होगा, तो लोगों को इसके बारे में पता तो होगा। देखो, जब भी कोई भी गेम होता है ना, तो उसका सर्टेन एक नियम होता है। उस नियम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, लोग उस गेम को खेलते हैं। तो वैसे फुटबॉल का भी एक नियम है। फुटबॉल खेलते हैं जो, उनको अपने पैरों का इस्तेमाल करना, अपनी फीट से खेलना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ दो बच्चे दिख रहे हैं जो अपने पैरों से क्या कर रहे हैं, इस बॉल के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में क्या होता है ना, कि अपने पैरों का इस्तेमाल करके आप गेम खेलते हैं, आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ द एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर, देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल। सिर्फ गोल पर ही ऐसा है जो फुटबॉल को क्या कर सकता है, अपने हाथों से टच कर सकता है। ये रूल्स होता है फुटबॉल, ठीक है। प्लेयर्स नहीं कर सकते, प्लेयर्स को अगर खेलना है तो उन्हें इस तरीके से खेलना हो, ठीक है, समझ गए। अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो इसीलिए जो भी प्लेयर होता है, जो भी मतलब खेलना है जिसने फुटबॉल, उनको अपने पैर से ही बॉल को क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है, अपने हाथ का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। सो इफ द प्लेयर स्टार्टेड होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड द पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनीमोर, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर कोई इस रूल को ही नहीं मान रहा है और अपने पैरों की जगह वो अपने हाथों को इस्तेमाल करना प्लेयर्स स्टार्ट कर, तो होगा क्या, तो ये फुटबॉल का गेम कैसे रहा, है ना। इसे तो बास्केटबॉल की तरह खेलने लग गए, हाथों के साथ वॉलीबॉल की तरह खेलने लग गए वो, क्योंकि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को यूज कर सकते हो आप। तो ये तो वॉलीबॉल तो नहीं है ना, उनके रूल्स अलग है, हर गेम का अलग अलग रूल होता है। तो फुटबॉल का रूल जब पैरों के साथ खेलने का है, तो उसे पैरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना आपने। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जब भी कोई भी गेम होता है, उसके अपने सर्टेन नियम्स होते हैं। सिमिलरली अदर गेम such as a hockey or cricket also have the rule according to which they are playing. अब जैसे क्रिकेट में देखो, इन्हें तो सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है। यहाँ हॉकी के भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। तो क्रिकेट हो या हॉकी, इन सबके भी अपने अपने रूल्स हैं। हॉकी जैसे हाथों का यूज नहीं कर सकते आप, अपने स्टिक का यूज कर सकते हो। हॉकी में आप अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रिकेट में आप अपने बैट से बैटिंग करोगे, ना कि अपने पैर से कहीं मार दोगे, है ना। वैसे ही फुटबॉल का अपना नियम है। फुटबॉल में आपको क्या करना पड़ता है, पैरों का यूज करना पड़ता है। सिर्फ गोलकीपर ही ऐसा होता है जो अपने हाथों से सेव कर सकता है बॉल को। तो ये सब गेम के अपने अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ दिस रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस द डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर। अब देखो, ये जितने भी रूल्स है ना, ये हम डिफाइन करते हैं कि भाई जो भी गेम है वो एक उसके कुछ नियम है, सर्टेन नियम है, और आपको उसी नियम को फॉलो करके क्या करना पड़ेगा, वो गेम खेलना पड़ेगा। वैसे ही क्रिकेट हो, हॉकी हो, इन सब के अपने अपने नियम है, और यही एक दूसरे से खुद को अलग करते हैं। इन्हीं नियमों के हेल्प से हम समझ पाते हैं कि अच्छा, क्रिकेट ऐसे खेलना होता है, हॉकी ऐसे खेलना है, वॉलीबॉल ऐसे खेलना है, फुटबॉल ऐसे खेलना है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े।
ठीक है, एज दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ द गेम एंड वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल ऑफ द गेम। देखो ये जो रूल थे, ये जो नियम थे जिनकी हेल्प से आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी गेम खेलते हो, ये सभी एक तरीके से सोचो तो उस गेम का फंडामेंटल है। उस गेम का फंडामेंटल है, फंडामेंटल रूल है, मतलब क्या है कि जो नियम बनाए गए हैं उस गेम के के उसके अनुसार आप क्या कर रहे हो, आप खेल रहे हो। ठीक है, ये होता है फंडामेंटल टू द गेम। उसी तरीके से इसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल भी बोल सकते हैं गेम का। गेम का एक ये क्या है, एक मूलभूत नियम है, एक जनरल रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये गेम्स खेले जाते हैं। देखो यहाँ गेम की बातें नहीं हो रही, आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ गेम की बातें क्यों चल रही हैं। देखो गेम की बातें इसलिए चल रही है जिसे आप अंडरस्टैंड कर सको कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या है, ठीक है, मूलभूत नियम क्या है। तो उसी की तरह हमारी जो सोसाइटी है ना, इसी गेम की तरह, ठीक है, अ सोसाइटी also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of societies। ठीक है, अब जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में देखो बहुत सारी सोसाइटीज रहती हैं और वो सभी एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। सबके अपने अपने बर्ताव है, खान पान है, सबके अपने अपने नियम है, उनके अनुसार वो रहते हैं और उन सबके अपने अपने रूल्स हैं। ठीक है, in a large societies in which the different communities of the people live together, these rules are formulated through कंसेंसस। ठीक है, और एक इसी तरीके से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो, अगर भारत को अपने देखते हैं तो हमारे इंडिया में भी क्या है, बहुत सारी सोसाइटीज रहती हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और हम सबके क्या है, इवन हम तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएं, इवन कई बार तो स्टेट के अंदर ही कई सारे लैंग्वेजेस में हम देखेंगे ना, थोड़े थोड़े चेंजेस मिलते हैं। हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, हर स्टेट का अपना खान पान है, हर स्टेट का अपना बोलने का तरीका है, खाने का तरीका है, ठीक है, कपड़ों को पहनने का तरीका है। तो ये सभी क्या करती है, ये दिखाती है कि हमारी सोसाइटी में ना कितना मतलब डिफरेंट है, सब एक दूसरे से कितने अलग हैं और फिर भी एक साथ रहना है। कुछ रूल्स ऐसे सेट करने हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या हो, सारे सोसाइटी के लोग एग्री करें। तो इसके लिए ही ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, इन द मॉडर्न कंट्रीज दिस constitution is the usually available in the written form। ठीक है, और written documents in which we find such rules is called constitutions। ठीक है, तो बेसिकली इन सोसाइटीज में जो लोग रह रहे हैं, इन सभी के अपने अपने नियम हैं, रहने के अपने अपने तरीके हैं। तो इन सबको एक साथ कैसे लिया जाए, तो इन सबको एक साथ रखने के लिए किसी का अधिकार कोई हैम्पर ना कर सके, कोई किसी के साथ गलत ना कर सके, सबकी सहमति बन सके, उसके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखो अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब देखिए, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके की फीचर्स क्या है। ठीक है, ईच ऑफ दिस फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों। आज देखो दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आमतौर पर सभी डेमोक्रेटिक देश इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास अपना संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन देशों के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक है, वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री ही होंगे। देखो संविधान जो बनाया जाता है ये उस कंट्री में रहने वाले लोगों को देखकर, ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो एक अच्छा संविधान कैसा हो, एक अच्छा संविधान ऐसा होगा जिसमें उस देश के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब की सहमति हो, तब हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा संविधान है, ये एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पर्पस है वो ये होना चाहिए कि भाई उसमें उस देश में जो रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन सब की इच्छा और उन सब के जो सपने हैं उनके अनुसार वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। मतलब उनके जो बेसिक्स राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं वो बने रहे। ठीक है, इसको देखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ये पर्पस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो भाई जितने भी कंट्री होंगे वहां पे सिर्फ एक टाइप के लोग तो नहीं रहते होंगे। ठीक है, हर कंट्री में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, और इन कम्युनिटीज का ख्याल रखने के लिए हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना ही होगा ना कि किसी के अधिकारों का
हनन ना हो, मतलब सबके अधिकार बने रहें। नहीं समझे? देखो, बात ये है कि कोई भी देश है, वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि संविधान ऐसा होनी चाहिए जिसमें उनकी इच्छाएं और सपनों का भी क्या हो, पूरी की जाए। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का स्वरूप कैसा होगा, मतलब रूप कैसा होगा, हमारा समाज दिखेगा कैसा। देश के भीतर आमतौर पर देखो कई समुदाय रहते हैं, है ना, कई समुदाय रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे कई समुदाय के लोगों को दिखाया गया है, जिनके कपड़े अलग हैं, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है। अब उनके बीच कई बातें तो समान हो सकती हैं, एक भारतीय होने के नाते हम सब में कई बातें समान होती, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है ना कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो जाएं फिर कुछ समानता की वजह से। ठीक है, तो संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनमें देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की जो रूल है, जो रेगुलेशन बनेगी, उसमें अपना योगदान। इसके जरिए न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरीके की होगी, बल्कि वो देश किस तरीके से चलेगा, क्या आदर्श होंगे, क्या ड्यूटी होगी, ये भी एक डेवलप करना जरूरी। ठीक है, इससे क्या होगा, देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके अधिकारों की रक्षा होगी, सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो यहां कहने का मतलब ये था, समझ गए? तो हु शेयर द सर्टेन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन द ऑल इश्यूज और कॉन्स्टिट्यूशंस हेल्प serve as rules and principle all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। ठीक है, समझ में आ गया इन बातों का मतलब जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो एक अच्छा संविधान कैसा होना चाहिए, उसमें देखो क्या इंक्लूड होना चाहिए, चाहे वो संविधान किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में बन रही है, डिक्टेटरशिप में बन रही है, या रिपब्लिक में बन रही है, ऑटोक्रेसी में बन रही है, या मोनार्की में बन रही है, या एनार्की में बन रही है, कोई भी बना रहा हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो या कोई भी हो, इनमें से कोई भी कंट्री हो, अगर वो संविधान बना रहे हैं तो वो संविधान कैसा होना चाहिए, उसमें एक सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होगी, उसमें ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि किस तरीके के आइडियाज हम डेवलप करें जो कि सभी के अधिकारों की रक्षा करें। जैसे अगर वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें, हम देखो हम इंडियंस है, तो हम इंडियंस के परसेप्शन से अगर आप सोचो तो देखो हमारा जो वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इक्वालिटी भी है, फेटर्निटी भी है, सोवरेनिटी भी है, सोशलिस्ट भी है, हमारा सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, लिबर्टी भी, सारा कुछ इंक्लूड है। तो कोई भी एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तभी माना जाएगा जिनमें इन सभी चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी आइडियाज को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। और इन्हीं को देखते हुए 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, 1934 में क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने बोला कि भाई हम एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे जिसमें सारे के सारे भारतीय होंगे, उसमें आउटसाइडर की जरूरत नहीं है, हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिख सके और बना सके। ठीक है, और वो बहुत अच्छा टाइम भी था क्योंकि उस समय देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। अब ब्रिटेन क्या थी, पहले से ही घुटने पे थी, उनको इकोनॉमिकली वैसे ही इतने नुकसान हो चुके थे कि वो और नुकसान झेल नहीं पा रहे थे, और भारत जैसे एक विशाल एक बड़े देश को मैनेज करना भी अब उनके बस की बात नहीं रही। और यहाँ पे वैसे ही फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, हमारे जो लोग थे जो हमारी आजादी के लिए लड़ रहे थे, हमें फ्रीडम दिलाने के लिए लड़ रहे थे, वो भी अपना बेस्ट दे रहे थे। इससे हुआ क्या, इनके ऊपर चारों तरफ से दबाव बना, और फाइनली इन्होंने परमिशन दे ही दी कि चलो ठीक है, आप एक अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ। ठीक है, और उसमें जो भी आपका डिमांड है हम मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पिक्चर हमें दिखाती है कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो मेंबर थे, कौन कौन मेंबर थे, उनकी एक पिक्चर है। तो बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ये देखो स्टार्ट हुआ था 1934 से। ठीक है, वहां पे ये बातें चली, उसके बाद ये चलते चलते 1946 में ये क्या हुआ, ये बहुत आगे बन गया। ठीक है, और उसके बाद दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, उन्होंने एक प्रारूप बना लिया, एक स्वरूप बना लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा, उस तरीके का एक प्रारूप बना दिया कि ये इन बातों का हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करें। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी
as last after 150 years of the British rule. इसका क्या मतलब हुआ? The member of the Constitutional Assembly approaches this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. 150 सालों तक भाई साहब स्ट्रगल करना पड़ा हमें इसके लिए, इस दिन के लिए, 150 सालों तक। उसके बाद कहीं जाके हमारी बातें मानी गई, उसके बाद जाके कहीं हमारी बातें मानी गई और फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया। और यहाँ पे ये जो पिक देख सकते हो आप, इस पिक में पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को में अपने भाषण को देते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ये मैंने पहले ही पिक। You will read more about the work of the Constitutional Assembly later in this chapter, and the photo alongside show the Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constitution Assembly. वो अपना भाषण दे रहे हैं, वहां पे एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी कंट्री को क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि नेपाल किस तरीके से नेपाल में डेमोक्रेसी आई, वहां का क्या कंडीशन था, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा उसमें हम इन्हीं सवाल के जवाब ढूंढेंगे कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। और ये मैं आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप भी करो। क्या जाता है, 1 से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको लाइक सब्सक्राइब करने में। और प्लीज इसे शेयर करो, खासकर उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें पढ़ना है। ठीक है, जो सीरियस स्टूडेंट है। जिन्हें नहीं पढ़ना उनकी तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद।